नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। और सीटिंग अरेंजमेंट जो है ये रीजनिंग का बेहद ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है, लेकिन इसको आसान भाषा में हम डिस्कस करेंगे और हलवा कॉन्सेप्ट से सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोगों ने अब तक ऐसी ट्रिक कहीं भी नहीं देखी होगी। और सीटिंग अरेंजमेंट हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो बैंकिंग हो या डिफेंस हो या फिर स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी का हो, हर एक एग्ज़ाम में सीटिंग अरेंजमेंट का अहम रोल अब होने लग गया है। बैंकिंग में तो खास तौर पे और एनटीपीसी में भी सीटिंग अरेंजमेंट। तो ओवरऑल ये हर एक एग्ज़ाम में जो है पूछा जाएगा। और सीईटी आ गया है अब तो, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसमें भी इसकी अहम जो है भूमिका होगी। तो इसका ये पार्ट 6 है और अभी तक मैंने पार्ट 5 तक डाल दिया है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि पार्ट 1 आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने सीटिंग अरेंजमेंट में वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं जो सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने के लिए बेहद ज़रूरी होती। तो पार्ट 1 आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ कि क्या क्या शॉर्ट ट्रिक, क्या क्या कीवर्ड्स और क्या क्या तरीका आपको ध्यान में रखना चाहिए सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने के लिए। सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल अगर आपको सॉल्व करने में आ गया रीजनिंग में, तो ये मान के चलिए कि आपका 80% जो है वो रीजनिंग कवर हो जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो 80% आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट अगेन यही करूँगा कि पार्ट 1 आप देखिएगा, देन फिर आप इस पार्ट पे आइएगा। और जो लोग डेली बेसिस पे इसको देख रहे हैं, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट की सीरीज़ है और ये कंटिन्यू चलेगी। तो जो डेली बेसिस पे देख रहे हैं उनको तो ये यहीं से देखेंगे, उन्हें तो समझ में आ जाएगा। लेकिन जो पहली बार देखेंगे वो पार्ट 1 देखिएगा, देन फिर इसको देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, इसको मैं हिंदी में अनुवाद कर दूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 पर्सन है, T2W आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। एक वृत्ताकार मेज में बैठे हुए हैं। सम फेसेस इनसाइड एंड सम फेसेस आउटसाइड। कुछ लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं और कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो अगेन हम इसमें डबल डायग्राम से सॉल्व करेंगे। 2 डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे जैसा कि मैंने बताया हुआ है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने पार्ट 5 में क्या क्या चीज़ें अब तक हमने डिस्कस की हुई हैं। मैंने डिस्कस किया होता कि 6 पर्सन, जो कि बिल्कुल बेसिक से सीटिंग अरेंजमेंट डिस्कस किया होता, 6 पर्सन को मैंने बिठाया था। देन फिर 7th को बिठाया था। देन फिर 7th में मैंने बिठाया था कि इन और आउट दोनों। और फिर 8 पर्सन को मैंने बिठाया था कि 8 लोग जो कि सेंटर की तरफ देख रहे हैं। और फिर मैंने बिठाया था कि 8 लोग सेंटर नहीं आउटसाइड देख रहे थे, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर फेसिंग आउटसाइड। और अब मैं डिस्कस करूंगा कि पर्सन तो कितने 8 ही हैं, लेकिन कुछ लोग अंदर की तरफ देखेंगे और कुछ लोग बाहर की तरफ देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि क्या अप्रोच है सॉल्व करने की। अगर अप्रोच आप लोगों को समझ में आ जाती है तो आपका सेटिंग अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 डायग्राम सिंपल ऐसे ड्रॉ कर लेना है और इन्हीं 2 डायग्राम की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 2 मिनट है। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, यानी कि 1.5 से 2 मिनट आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। जो बिगिनर है उन्हें 3 से 4 मिनट लग जाएगा, लेकिन 3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो 3 से 4 मिनट से ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कह रहा है P is third right of R who is not immediate neighbor of B। कह रहा है कि P जो है वो थर्ड राइट ऑफ R है, लेकिन R जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, V का। अब आप क्या कीजिए कि R को बिठाइए और एक बार R को अंदर मानिए और एक बार R को क्या मानिए आप, बाहर। अंदर मानेंगे तो P कहाँ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर P आ जाएगा। और बाहर मानेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, क्योंकि 3 यही होता है, 1 2 3। अब V तो R के पास, यानी कि यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा। इन दोनों के पास में V तो आ नहीं सकता है, ये साफ साफ मना किया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि U इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ R और हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ S। यानी कि जो R है, R के पास में ना तो V बैठेगा
साफ साफ मतलब दुश्मनी हो गई दोनों में, ना तो V बैठेगा और ना ही S बैठेगा R के पास में। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि U जो है वो सेकंड लेफ्ट है किसके, R के। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, U को बिठा दीजिए और इसमें आप क्या कीजिए, यहाँ पर U को बिठा दीजिए। यहाँ पर ये V हो गया लेकिन ये यहाँ पर क्या बैठेगा, U। यहाँ पर आप क्या कीजिए, U को बिठा दीजिए। फिर कह रहा है आगे कि T इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ B, T जो है वो V के पास में नहीं बैठेगा। अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, आगे बढ़िए। फिर कह रहा है कि S इज थर्ड लेफ्ट ऑफ V विच फेसेस आउटसाइड, यानी कि V जो है वो बाहर की तरफ देख रहा है और S जो है वो उसके बाएं तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। तो V तो यहाँ पर आ नहीं सकता है, V यहाँ पे भी नहीं आ सकता है। और अगर मैं V को यहाँ पे बिठाऊँ, मैंने V को यहाँ पे बिठाया और बाएं तीसरे स्थान पर बिठाना S को, तो ये यहाँ पर S आ ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब V यहाँ पर नहीं बैठेगा। अगर मैं V को यहाँ पे बिठाऊँ तो S को मुझे कहाँ बिठाना पड़ेगा, यहाँ बिठाना पड़ेगा, जो कि साफ साफ मना किया हुआ है। तो फिर हम मैं V को कहाँ बिठाऊँगा, एक ही जगह बच रही V को बिठाने की, और वो है यहाँ पर P के पास में। यहाँ पर आप बिठाइए V को, और V को जैसे ही आप बिठाएंगे तो 1 2 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। इसमें आप देख लीजिए, इसमें भी वही कंडीशन, यहाँ पर V को नहीं बिठा सकते, यहाँ पर भी नहीं बिठा सकते। यहाँ पर अगर आप V को बिठाएंगे, मैंने यहाँ को V पर बिठा दिया और फेस कहाँ करवा दिया, आउटसाइड, और इसके लेफ्ट में कौन आ गया, S, लेकिन S को मना किया हुआ तो S यहाँ नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि V यहाँ पे भी नहीं आएगा। अब V को कहाँ बिठाओगे, तो V अगर मैं यहाँ पर बिठा देता हूँ, V को यहाँ पर मैंने बिठा दिया और फेस कहाँ करवा दिया, आउटसाइड में, फेस आउटसाइड हो गया, तो S कहाँ बैठेगा, 1 2 3, यहाँ पर S बैठ सकता है, S और नो बैठ सकता है। अब उसके बाद आगे क्या है, आगे कह रहा है कि W इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ T, W जो है वो T के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, और which फेसेस सेंटर, यानी कि T जो है वो कहाँ देख रहा है, सेंटर की तरफ। मैंने बताया हुआ कि जो जिसका जिसे अगर आ जाए, which हु आ जाए, वो सेकंड पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एंड यानी कि और, लेकिन, किंतु, परंतु, और आ जाए तो वो किसके बारे में बात करेगा, फर्स्ट पर्सन के बारे में जो इंफॉर्मेशन देगा। तो यहाँ पर T जो है वो सेंटर की तरफ देख रहा है और W उसके बाएं दूसरे स्थान पे बैठा हुआ। अब इसमें आगे पढ़िए कि इमीडिएट नेबर ऑफ V फेसेस सेंटर, V के जो इमीडिएट नेबर हैं वो कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो इसका मतलब U कहाँ देखेगा, सेंटर, और ये भी कहाँ देखेगा, सेंटर की तरफ देखेगा। इसमें ये कहाँ देखेगा, सेंटर, और इसमें ये सेंटर। लेकिन अगर आपने ऊपर जब पढ़ा था तो याद होना चाहिए कि लिखा होता कि T इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ V, T जो है वो V के बगल में नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब कि T यहाँ पर नहीं बैठेगा। अब T के बैठने की 2 जगह हैं, इस वाले डायग्राम में T के बैठने की 2 जगह हैं, और इस वाले डायग्राम में T के बैठने की कितनी जगह हैं, 2 ही जगह हैं। अब इसको फिल कीजिए, W इस तरीके से T को बिठाइए कि W के जो T के बाएं W आ जाए सेकंड स्थान पे, और T कहाँ देख रहा है, सेंटर की तरफ देख रहा है। तो अगर मैं इसमें T को बिठाता हूँ सेंटर की तरफ, तो यहाँ तो W किसी कीमत पे नहीं आएगा। अगर मैंने T को यहाँ पे बिठाया तो W किसी कीमत पे नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि ये वाला डायग्राम क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया। ये फर्स्ट वाला डायग्राम क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड वाले डायग्राम में अगर आप देखो तो अगर मैं यहाँ पर जो है T को बिठा दूँ और T के बाएं जो है वो दूसरे स्थान पे कौन आ जाए, W, तो यहाँ पर देखो आपको याद होगा यहाँ पर U बैठा हुआ है, और U के बगल में आप T को बिठा सकते हो, एस और नो बिठा सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने T को बिठा दिया। अब T कहाँ देख रहा है, सेंटर की तरफ देख रहा है। तो T के बाएं कौन हो गया, दूसरे स्थान पे W हो गया। तो T के बाएं दूसरे स्थान पे कौन हो गया, W हो गया। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि इमीडिएट नेबर ऑफ, ये वाली लाइन, लास्ट वाली लाइन, इमीडिएट नेबर ऑफ S एंड W फेसेस आउटसाइड, यानी कि जो W के तुरंत पड़ोसी हैं वो कहाँ देख रहे हैं, बाहर की तरफ। तो S भी कहाँ देखेगा, बाहर की तरफ देखेगा। और इसमें W कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये बाहर की तरफ देखेंगे। और V
वी के जो है सॉरी एस, हाँ एस के भी कहाँ देखेंगे, इमीडिएट नेबर ऑफ कहाँ देखेंगे, बाहर की तरफ। इसका मतलब डब्ल्यू भी बाहर की तरफ देखेगा और पी भी बाहर की तरफ देखेगा। तो इतना आप लोगों को क्लियर होगा। अब बचा कौन सा है, क्यू यहाँ पर बच गया है, तो क्यू को आप ऊपर बिठा दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, राइट हो गया। ये वाला डायग्राम क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। तो आई होप कि आपको ये मैं मिटा दे रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको आप लोग जो है खुद से कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, देन फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये बैठ गया हुआ, ये आर है, ये टी हो गया, ये यहाँ पर यू हो गया, ये वी हो गया, ये क्यू हो गया, ये पी हो गया, ये एस हो गया, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये बिठा दिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये एस हो गया, और यहाँ पर ये डब्ल्यू हो गया। तो ये आपका फाइनल डायग्राम, ये राइट आंसर हो गया। अब इसमें कुछ भी पूछेगा तो आप बता सकते हो। इसमें ये पूछ सकता है कितने लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो कितने लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पर आर यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पे आप देख लीजिए, और ये वी को लेकर 5 लोग यहाँ पर कहाँ देख रहे हैं, बाहर की तरफ। अब इसमें पूछ सकता है कि वी के दाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो दाएं तीसरे स्थान पे चूंकि वी कहाँ देख रहा है, बाहर की तरफ, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, आर बैठा हुआ है। तो इस तरीके से जब आपका डायग्राम बन जाता है, सीटिंग अरेंजमेंट का अगर डायग्राम बना ले गए आप, तो कुछ भी पूछेगा तो आप उसका आंसर विद इन ए सेकंड दे सकते हैं। तो आई होप कि ये पहला वाला समझ में आया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट भी 8 पर्सन है और सेम क्वेश्चन है कि सम आर फेसिंग आउटसाइड एंड सम आर फेसिंग इनसाइड। तो अगेन वही प्रोसेस है, 2 डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और उसी से आपको सॉल्व करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदी में मैं अनुवाद कर दूंगा। कह रहा है कि ए टू एच, ए से लेकर एच तक 8 जो है पर्सन है सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, एक वृत्ताकार मेज में बैठे हुए हैं। सम फेसेस इनसाइड, कुछ लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं और कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। फिर कह रहा है कंडीशन, कह रहा है कि वी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, वी जो है वो एच के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। फिर कह रहा है व्हिच इज फेसेस सेंटर, यानी कि जो एच है ना, एच के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल गई, तब आपको कोई भी दिक्कत ही नहीं। तो इसका मतलब एच कहाँ देख रहा है, अंदर की तरफ देख रहा है, और एच के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। तो एच जब अंदर की तरफ देखेगा तो बायां यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया, बी आ गया। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एच की जो है इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। यहाँ पर कर दूं ताकि कंफ्यूज ना हो, ये मैं यहाँ पर कर दिया बी को। नेक्स्ट कह रहा है कि एफ इज सेकेंड राइट ऑफ वी, एफ जो है वो सेकेंड राइट है किसके, वी के। अब इसमें 2 कंडीशन हो सकती हैं क्योंकि आगे भी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। तो एक बार वी को आप क्या मानो, अंदर की तरफ मान लो, और एक बार वी को क्या मानो, बाहर की तरफ मान लो। तो अगर मैं v को अंदर की तरफ इस वाले फर्स्ट वाले डायग्राम में मानता हूँ, ये आपका फर्स्ट वाला हो गया और ये सेकंड वाला हो गया। तो इसमें अगर मैंने v को अंदर की तरफ माना है तो f इज सेकंड राइट ऑफ v, f कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। और इसमें मैंने बाहर की तरफ माना हुआ है तो f कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है कि ई सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ d, ई जो है वो किसके, डी के दाएं सॉरी बाएं दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। ई इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, ई जो है वो डी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अब अभी आप जो है इसको मत कुछ करिए, आगे पढ़िए। कह रहे इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेस आउटसाइड, जो सी के पड़ोसी होंगे वो बाहर की तरफ देख रहे होंगे। और कह रहा है कि डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड एच। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल गई किसके बारे में, डी के बारे में। और यहाँ पर कह रहा है कि ई सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, ई जो है वो डी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। और जबकि डी के बारे में बोल रहा है कि डी ना तो एच के पास में बैठेगा और ना ही बी के पास में बैठेगा। तो डी के बारे में एक ही सीट यहाँ पर बच रही कि डी यहाँ पर बैठेगा। और अगर डी यहाँ पर बैठेगा तो इसके बाएं स्थान पर जो है दूसरे स्थान पे कौन आएगा, ई आएगा। तो इसका मतलब कि डी कहाँ देखेगा, बाहर की तरफ, तभी तो हम यहाँ पर ई को बिठा सकते हैं।
यहाँ तक क्लियर है। इस वाले डायग्राम में देखिए, इस वाले डायग्राम में भी क्या होगा कि जो है यहाँ पर हम बिठाएंगे डी को, एक ही जगह यहाँ पर भी खाली है, और जब यहाँ पर बिठाएंगे बाहर की तरफ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, जो कि कह रहा है कि ई जो है वो डी के बाएं दूसरे स्थान पे। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पर इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसेस अपोजिट टू ईच अदर, जो ए के इमीडिएट नेबर हैं वो कहाँ देख रहे हैं, आपस में अपोजिट की तरफ देख रहे हैं, कि अगर एक अंदर की तरफ देख रहा है तो दूसरा कहाँ देखेगा, बाहर की तरफ। ये इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस सेम एज एफ फेसेस, कह रहा है कि जो डी के तत्काल पड़ोसी हैं, जो इमीडिएट नेबर हैं डी के, वो क्या कर रहे हैं कि जिस तरफ एफ देख रहा है उसी तरफ वो देखेंगे, लेकिन एफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं अभी हमारे पास। फिर कह रहा है कि ए फेसेस सेम एज वी फेसेस, ए जो है वो जैसे वी फेस कर रहा है वैसे ही यहाँ पर ए फेस करेगा। अब एफ के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो ऊपर देखिए, एफ इज सेकंड राइट ऑफ, कहाँ पर, वी पर बैठा हुआ है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आगे देखिए, एफ सिट सेकंड राइट ऑफ वी, ये हो गया, क्लियर हो गया। ई सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, ये भी क्लियर हो गया। इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेस आउटसाइड। अब देखो आप जो है ना सी को कहाँ कहाँ बिठा सकते हो, और इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेस आउटसाइड, सी के जो इमीडिएट नेबर है वो कहाँ देखेंगे, बाहर की तरफ देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर सी को बिठाऊँ, सपोज दैट आप कह रहे हो कि सी यहाँ पर बिठा दूँ, तो अगर मैं सी को यहाँ पे बैठाऊंगा तो क्या ये आउटसाइड होगा भी, नहीं होगा, क्योंकि अंदर की तरफ देख रहा है। तो इसका मतलब मैं सी को यहाँ पर नहीं बिठा सकता हूँ। तो सी को कहाँ बिठा सकता हूँ, यहाँ पर अगर मैं बिठाऊँ तो ई को मैं बाहर फेस करवा सकता हूँ, क्योंकि ई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ई को हम बाहर फेस करवा सकते हैं। ये कंडीशन फर्स्ट वाले में हो गई। अब सेकेंड वाले डायग्राम में देखिए कि हम सी को कहाँ बिठा सकते हैं। अगर मैं सी को यहाँ पर बिठाऊँ तो एच अंदर की तरफ देख रहा है, अगेन ये यहाँ पर ये नहीं बैठ पाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं सी को यहाँ पर बिठाऊँ वी के पास में, यहाँ पर मैंने सी को बिठाया, तो अब ये हो सकता है कि यहाँ पर ये क्या हो जाए, आउटसाइड में हो जाए। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसेस अपोजिट जो है टू ईच अदर। अब ए को आप बिठाओ, ए को अगर मैं बिठाऊंगा तो एक दूसरे से क्या होंगे, वो अपोजिट होंगे। लेकिन अगर मैं ए को यहाँ पर बिठा दिया तो जो है ये कंडीशन क्या हो जाएगी कि यहाँ पर हो सकता है, और सी को जो है, और सी भी इसमें क्या हो सकता है, अंदर या बाहर की तरफ देख सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं मिल रही। अगर मैं ए को यहाँ पर बिठाता हूँ, अगर मैंने ए को यहाँ पर बिठा दिया तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही कि अपोजिट जो है वो यहाँ पर बैठ रहे हैं। लेकिन कह रहा है कि ए जो है उस तरफ देखेगा जिस तरफ बी फेस कर रहे हैं, तो ए कहाँ देखेगा, आउटसाइड देख लेगा। ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर और कंडीशन देख लीजिए कि ए फेसेस अपोज, हाँ, इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस सेम एज एफ फेसेस। कह रहा है कि जो डी के इमीडिएट नेबर हैं वो कहाँ देखेंगे, जैसे कि एफ देख रहे हैं। तो इसका मतलब एफ भी इस वाले डायग्राम में एफ कहाँ देख सकता है, बाहर की तरफ देख सकता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट, इस वाले डायग्राम में तो ये हो गया। अब इसमें देख लीजिए कि इसमें क्या हो सकता है। अगर मैं ए को यहाँ पे बिठाऊं तो ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। ए यहाँ पर बैठ जाएगा और इस तरीके से ए कहाँ देखेगा, अंदर की तरफ देख लेगा, ये ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि सी फेसेस आउटसाइड, इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेस आउटसाइड, ये हो गया। डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड एच, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसेस अपोजिट टू ईच अदर, ये भी हो गया। और इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस सेम एज एफ फेसेस, जैसे कि एफ फेस करेगा वैसे ही यहाँ पर जो है वो ये फेस करेगा। कौन, डी के जो तत्काल पड़ोसी हैं। अब एफ के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल नहीं रही है, तो और एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो रही। तो यहाँ पर अगर हमने चेक किया कि वी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एच विच इज सेंटर, ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन गिवन है,
कि A इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ H, ये गलती हो रही थी। तो ये क्लियर हो गया कि A जो है वो H के पास में नहीं बैठेगा। अब इसमें तो आप बिठा नहीं सकते, तो सेकंड वाला डायग्राम हो जाएगा आपका रॉन्ग। सेकंड वाला जो है वो डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो गया, क्योंकि ये लाइन नहीं मिल रही थी, ये वाली लाइन। तो कह रहा था A इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ H, तो A जो है वो H के पास में नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब कि H बैठेगा कहाँ, तो H बैठेगा F के पास में। H बैठे A बैठेगा यहाँ पर। अब अगर A बैठेगा यहाँ पर, तो अब क्लियर हो गया कि अपोजिट देखेंगे A के इमीडिएट नेबर। तो अगर B अंदर की तरफ देख रहा है तो ये कहाँ देखेगा, बाहर की तरफ देखेगा। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो लाइक कीजिएगा, थम्स अप कीजिएगा अगर इतना क्लियर है तो। नेक्स्ट, अब ये तो फंडा यहाँ पर क्लियर हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि A कहाँ देखेगा, A उस तरफ देखेगा जिस तरफ B जो है वो देख रहा है। तो यहाँ पर मैंने बना दिया A। और V कहाँ देख रहा है, अंदर की तरफ, तो A कहाँ देख लेगा, अंदर की तरफ देख लेगा। यहाँ तक क्लियर है, ये अंदर की तरफ देख लिया। अब बचा कौन सा है, यहाँ पर A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया और G हो गया। तो आप यहाँ पर क्या बैठा दीजिए, G को। यहाँ पर ये बैठ जाएगा जो है G, ये G बैठ गया। और G जो है फिर कह रहा है कि इमीडिएट नेबर ऑफ D फेसेस सेम एज F फेसेस। F कहाँ देख रहा है, आउटसाइड में देख रहा है, तो G भी कहाँ देखेगा, आउटसाइड में। और C कहाँ देखेगा, आउटसाइड में। तो ये आपका फाइनल डायग्राम बन गया। यहाँ पर ये जो है फाइनल डायग्राम हो गया। और इसको मैं रॉन्ग वाले को मिटा दे रहा हूँ। ये गलत क्यों हुआ, या आई होप कि समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा कि किस तरीके पर यहाँ पर जो है वो रॉन्ग हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर क्लियर है। अब कह रहा है कि जो है सारी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। H हो गया और G हो गया। A जो है फेसेस अपोजिट टू ईच अदर, इमीडिएट नेबर ऑफ A फेसेस टू अपोजिट टू ईच अदर, ये देख लीजिए, V अंदर की तरफ, F बाहर की तरफ। उसके बाद कह रहा है कि D इमीडिएट नेबर ऑफ D फेसेस सेम एज F फेसेस, F कहाँ देख रहा है, बाहर की तरफ। तो G इमीडिएट नेबर ऑफ D कहाँ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं। उसके बाद फिर कह रहा है कि C फेसेस आउटसाइड, इमीडिएट नेबर ऑफ C फेसेस आउटसाइड, इमीडिएट नेबर ऑफ C फेसेस आउटसाइड। तो ये आपका कंप्लीट जो है फाइनल डायग्राम हो गया। और आई होप कि ये समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को सीटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम होती है उनके लिए हलवा जो है कॉन्सेप्ट समझ में आए और उनके लिए रामबाण साबित हो, और ताकि वो भी एग्ज़ाम जो है आपको अपना क्रैक कर पाएँ। और इसको मैंने हिंदी में जो है अनुवाद किया हुआ है। वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप कि आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सजेशन के तौर पे आप कमेंट में लिख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें जो है और करें, ताकि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में जो है अच्छा हो और आप लोग अच्छा करके आओ। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, और कल मिलेंगे अगले पार्ट को लेकर। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।